जय हिंद। हम लोग चर्चा करेंगे आज प्लेन्स के बारे में, मैदानों के बारे में, ठीक है। और मैदानों को पढ़ते समय हम लोग इस लेक्चर को 2 पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा कि 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करें, उससे पहले आप लोग क्या करिए कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है, ताकि आसानी से आपको दिख सके सब कुछ एकदम क्लियर, ठीक है। आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ाते नहीं, इसी वजह से आपको थोड़ा धूमिल समझ में आता है। और ये मोबाइल से वीडियो बन रहा है, ना कि कैमरे से, ठीक है ना। अभी बहुत हाई बजट नहीं है। इधर देखिए, मैदान समझते हैं, मैदान क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं। मैदान प्रायः भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थलखंड होते हैं। मैदान जो होते हैं ये समतल होते हैं। सामान्य तौर पर ये कहा जाता है कि निचले स्थलखंड होते हैं। जैसे आप भारत में देखें तो पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ये सब कैसे हैं, निचले स्थलखंड मैदान होते हैं। और साथ में ये सरल होते हैं, यानी इसमें बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं देखी जाती। उच्चावची यहाँ पर विषमताएं आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए सभी उच्चावचों में ये सर्वाधिक स्पष्ट होते हैं और सरल होते हैं, ठीक है। और साथ ही यह द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। ध्यान से समझिए, मैदानों को, प्लेन्स को जो है द्वितीय श्रेणी का उच्चावच कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे मैदान जो अपर्दन और निक्षेपण की वजह से निर्मित हुए हैं, इस प्रकार के मैदान को तृतीय श्रेणी के मैदानों में रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जानना जरूरी है। और दूसरी बात आपको बता दें, जो मैदान होता है ना, मैदान कई बार सागर तल से बहुत ऊंचा होता है, तो कई बार सागर तल से बहुत नीचे भी हो सकता है। इसका कोई स्पष्ट दायरा नहीं होता ऊंचाई का। जैसे अगर आप देखें तो उत्तरी अमेरिका का ग्रेट प्लेन्स है ना, ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी से काफ़ी ऊंचा है। जबकि वहीं बात करें किसकी, बात करें जैसे जॉर्डन घाटी और हॉलैंड के पोल्डर्स मैदान, ये समुद्र तल से काफ़ी नीचे है। तो इससे यह स्पष्ट होता है क्या कि जो मैदान होते हैं यह सागर तल से ऊंचे भी हो सकते हैं और सागर तल से नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पर हम लिखे हैं कि मैदान का ढाल मंद तथा सागर तल की ओर क्रमशः कम होता जाता है। जैसे आप मैदानों की तरफ चलना शुरू करेंगे, जैसे आप चलें दक्षिण भारत में किधर, गोवा की तरफ, तो आप जैसे जैसे सागर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे आप देखेंगे ढाल कम होता चला जाएगा और एक समय के बाद आप सीधा सागर से मिलेंगे, है ना। और क्या है, अपर्दन एवं निक्षेप द्वारा निर्मित मैदान को तृतीय श्रेणी के समरूपों में रखा जाता है। हमने आपको पहले ही बताया, जब सामान्य तौर पर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मैदान को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो आप बताइएगा कि द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। और जब निक्षेपण और अपर्दन की बात करेगा कि निक्षेपण और अपर्दन से निर्मित मैदान को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो आप बताइएगा इसको तृतीय श्रेणी में रखा जाता है। मैदानों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ध्यान से समझिए, यानी मैदान जो होते हैं, प्लेन्स जो होते हैं, इनको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, सभ्यता का पालना कहा जाता है। चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, या दुनिया में कोई भी सभ्यता आप पढ़िए, सारी सभ्यताएं आपको कहाँ मिलेगी, मैदानों में ही मिलेंगी। क्योंकि मैदानों पर सहज रूप से विचरण करना काफ़ी आसान होता है। आपको सभी प्रकार के स्रोत, नदियाँ सब आपको मिलती जाएंगी। और यहीं पर क्या होता है, खेती करना काफ़ी आसान होता है। जानवरों के, पशुओं के चरने के लिए यहाँ पर एकदम सुलभ स्थान मिल जाते हैं, और इंसानों को चलने फिरने के लिए, आवास बनाने के लिए, है ना, इन सब में काफ़ी यहाँ पर सरलता होती। इस वजह से मैदानों में ही क्या है, सारी सभ्यताएं पनपी थीं। और आज अभी भी देखें, वर्तमान में भी तो सारी सभ्यता, सारे मनुष्य कहाँ रह रहे हैं, समतल मैदानों पर ही रह रहे हैं। हालांकि पहाड़ों पर भी अब लोग घर बनाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन सबसे सरल कहाँ होता है जीवन यापन करना, मैदानों में। इसलिए आप देखें तो भारत में, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार जो कि मैदानों में है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या का दबाव यहीं देखने को आपको मिलता है। खैर, अब आगे देखते हैं। भूपटल के 41% भाग पर मैदानों का विस्तार, यानी पृथ्वी का जो सरफेस है, अपर सरफेस है, उसके 41% रीजन में सिर्फ क्या मिलेंगे आपको, प्लेन्स मिलेंगे, मैदानों का विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा मैदानों की सामान्य तौर पर विशेषताएं, जो उसके फीचर्स थे। अब देखेंगे इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स क्या होता है, मैदानों का वर्गीकरण क्या है, इनको पढ़ेंगे। मैदानों के वर्गीकरण के बारे में अगर बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, एक पटल विरूपणी मैदान, एक अपर्दनात्मक मैदान और एक निक्षेपात्मक मैदान, ठीक। पटल विरूपणी मैदान क्या है, भूपटल के उत्थान, यानी पृथ्वी का जो पटल है
वो अगर उसमें उत्थान हो जाए, वो उड़ जाए, या फिर अवतलन के द्वारा यानी वो नीचे की तरफ धंस जाए, तब जो मैदान का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है? पटल विरूपणी मैदान कहा जाता है। जैसे यूएसए का ग्रेट प्लेन्स, भारत का कोरोमंडल तट। आपके लिए जरूरी क्या है? भारत का कोरोमंडल रीजन और उत्तरी सरकार तटीय मैदान। उत्तरी सरकार का जो तटीय मैदान है ये सब अवतलन के कारण हुआ है और निक्षेप के कारण इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या जरूरी है? उत्तरी सरकार तटीय मैदान और क्या? भारत का कोरोमंडल तट। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कैसे मैदान है, तो आप बताइएगा कि अवतलन के कारण इनका निर्माण हुआ है, इनको रखा जाता है पटल विरूपणी मैदान में। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी एक पार्ट की चर्चा किया, एक प्रकार के मैदान पटल विरूपणी मैदान। दूसरा मैदान क्या है? अपर्दनात्मक मैदान। इरोजनल प्लेन्स क्या होते हैं? इसके 4 प्रकार हैं। एक तो संप्राय यानी कि पेनी प्लेन, और एक है हिमानी निर्मित मैदान, कास्ट मैदान, और क्या? मरुस्थलीय मैदान। तो अपर्दनात्मक मैदान में हम लोग 4 प्रकार के कैटेगरी को पढ़ेंगे, मैदानों को पढ़ेंगे। और इसके बाद जब पढ़ेंगे निक्षेपात्मक मैदान, तो इसमें पढ़ेंगे एलुवियल प्लेन्स यानी कि जलोढ़ मैदान, अपोढ़ मैदान, ड्रिफ्ट प्लेन्स, और झीलों से संबंधित मैदान यानी कि ऐसे मैदान जो लेक्स झीलों से बने। फिर लावा प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर लोयस प्लेन पढ़ेंगे, है ना। तो है थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा है, हम लोग आसानी से पढ़ेंगे एक एक करके। अभी आज केवल एक बताऊंगा, कौन सा? अपर्दनात्मक मैदान के बारे में। ठीक है, अपर्दनात्मक मैदान क्या होते हैं समझिएगा। अनेक परिवर्तनकारी शक्तियाँ, जैसे नदियों में परिवर्तनकारी शक्तियाँ पाई जाती है, हिमानियों में परिवर्तनकारी शक्तियाँ पाई जाती हैं, पवनों में परिवर्तनकारी शक्तियाँ पाई जाती हैं। इनके कारण क्या होता है? अपर्दन होता है, और अपर्दन द्वारा क्या होता है? विषमताओं को दूर करने का ये प्रयास करती हैं। जैसे नदियां हैं, बहुत दिनों तक अगर बह रही हैं तो ये पर्वतीय चट्टानों को काट देगी, है ना। बहुत दिनों तक हिमानी है तो वो भी यही काम करती है कि उच्चावची विषमता को दूर करती है। ठीक है, तो फलस्वरूप वहां पर क्या हो जाएगा? अपर्दनात्मक मैदान बन जाते हैं। यानी नदियां हैं, हिमानी है, पवन है, ये सब क्या करती हैं? ये सब अपर्दनात्मक मैदान का निर्माण करती हैं। लगातार इरोजन प्रोसेस चलता रहता है, अपर्दन प्रोसेस चलता रहता है। धीरे धीरे क्या करेंगे? ऊपरी सतह को घिसती रहेंगी, और एक समय के बाद वो सतह जो बहुत ऊंचा उठा होता है वो प्लेन हो जाता है। तो इससे क्या बनेगा? अपर्दनात्मक मैदान बन जाएगा। जैसे एक है संप्राय मैदान यानी कि पेनी प्लेन के बारे में, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया है, इस पर गौर करिएगा। नदियाँ अपने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में उच्च स्थलखंड, पहाड़, पठार को काटकर अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं। ध्यान समझिएगा, जो नदियां होती हैं ये इरोजन साइकिल के माध्यम से क्या करती हैं? अंतिम अवस्था में यानी लास्ट स्टेज में क्या करती हैं? जो उच्च स्थलखंड होते हैं इनको काट करके, जैसे पहाड़ को, पठार को, इन सबको काट करके क्या करती हैं? अपना बेस लेवल, आधार तल प्राप्त कर लेती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? पेनी प्लेन। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आया है पेनी प्लेन से। ठीक है, जैसे भारत का अरावली क्षेत्र किस में रखा जाता है? इसको संप्राय मैदान के तहत। ध्यान से समझिएगा, पहले बहुत उठे हुए क्षेत्र हुआ करते थे, लेकिन आज केवल क्या है? एक इनका रेजिडुअल पार्ट बचा है, बहुत ज़्यादा घिस चुका है। ऐसे ही पेरिस का बेसिन है, मिसिसिपी बेसिन है, ये सब क्या है? इसके उदाहरण हैं। ये बात हो रही है फ्रांस की, और मिसिसिपी मतलब यूएस की बात हो रही है, और भारत का अरावली मतलब राजस्थान के रीजन की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा किसके बारे में? संप्राय मैदान यानी पेनी प्लेन के बारे में। इसके आगे अगली क्लास में हम लोग इन तीनों को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा वो जलोढ़ मैदान और अपोढ़ मैदान, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।